हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री ताकि आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। मैं हूँ डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर 2 सेल ऑर्गेनेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है एंड उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, मतलब हमारे सेल को सराउंड कौन करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करती हूं सेल का। ठीक है, यहां है, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा है सेल का। ये दिख रहा है आपको, ये है सेल। इसमें मैं बना देती हूं माइटोकॉन्ड्रिया। ये है मेरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये है मेरा न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ये है फूड वैक्यूल। हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां होता है। यहां है राइबोसोम्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से पूरे सेल का डिफरेंस बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है मेरे राइबोसोम्स दिख रहे हैं। राइबोसोम्स फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में रोटेट करते हैं। तो ये है मेरे राइबोसोम्स। ठीक है, ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये पूरा जो आपको दिख रहा है, ये क्या होता है बच्चों? दिस इज साइटोप्लाज्म। तो इसको मैं ड्रॉ लेबल कर देती हूं। ये है मेरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो हमने पूरा पढ़ लिया कि ये क्या है मेरा सेल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसको सराउंड कर रही है, जो रेड से मैंने हाईलाइट करा है, तो ये है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम और क्या क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करती है हमारे सेल को, और ये मेरा साइटोप्लाज्म है। तो इन सब को क्या सराउंड करके रखा है? मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। जैसे हमारा घर है, हमारे घर की दीवार हमारे पूरे घर को सराउंड करके रखती है, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पूरे साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो रहता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या कहते हैं उसे हम? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और जो सेल के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो क्या कहते हैं उसको? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स दी साइटोप्लाज्म फ्रॉम दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो सेकंड फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज सेमी परमिएबल। इसका क्या मतलब होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि वो डिसाइड करती है कि हमारे सेल के अंदर क्या आ सकता है और सेल के अंदर क्या नहीं आ सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसको हम डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी चीज हम पढ़ते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले हमने किस में देखा था बच्चों? ये मेरी आरबीसी है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने आरबीसी में देखा था। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखी थी वो हमें दिखी थी आरबीसी के ऊपर। कब दिखी थी? 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हम लोगों को पहली बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन आरबीसी पे दिखी थी। उसके बाद कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरी पेश करी, लेकिन सबसे एक्सेप्टेड जो एक थ्योरी थी वो थी सिंगर एंड निकोलसन की फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो सिंगर एंड निकोलसन की कौन सी थ्योरी थी बच्चों? उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये कब दिया था उन्होंने? ये उन्होंने दिया था 1970
2 में। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली 4 चीजों से बनी है। क्या है वो 4 चीजें? हमारा प्रोटीन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का कंटेंट होता है बच्चों 52%। उसके बाद आते हैं हमारे लिपिड्स जो होते हैं 40%। फिर आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, एंड देन आते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो इन बेसिकली 4 चीजों से हमारे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम प्रोटीन्स पे। ठीक है बच्चों, मैं अभी आपको क्या बता रही हूं? मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। चलो, प्रोटीन से पहले हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट कैसा होता है। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली बच्चों ये होती है हमारी, इट इज अ लिपिड बाइलेयर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर। इसका क्या मतलब होता है? मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 लिपिड की लेयर से, 2 चेन्स को मिला के बनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हेड। क्या कहते हैं इसको? हेड। और एक होते हैं हमारे उस हेड से अटैच्ड फैटी एसिड्स। तो ये क्या है मेरे? फैटी एसिड्स। इनको मैं क्या कहती हूं? ये होती है मेरी टेल। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? ये है मेरा हेड, और ये क्या है? फैटी एसिड्स, लिपिड से जो बनी होती है, ये है मेरी टेल। तो ये है अरेंजमेंट हमारी किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये अभी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट का एक सेल का स्ट्रक्चर लिया है। इसी को ही अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने अभी बताया क्या है? इट इज अ लिपिड बाइलेयर। मतलब ऐसी चेन्स हैं ऑफ फॉस्फेट एंड यहां है उसका टेल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 1 सेक्शन, मतलब मैंने एक सेक्शन लेके आपको बताया था कि ये है मेरा हेड और इससे ही अटैच्ड होती है मेरी टेल। ठीक है, तो ये है मेरा हेड और इससे अटैच्ड है मेरी टेल। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हेड जो होता है वो क्या होता है? वो चारों तरफ किससे सराउंडेड है? पानी से। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था तो क्या बोला था कि उसके बाहर क्या का फ्लूइड को क्या कहते हैं हम? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और अंदर के फ्लूइड को क्या कहते हैं हम? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मतलब सेल के बाहर क्या है बच्चों? पानी। सेल के अंदर क्या है? पानी। मतलब सेल के चारों ओर पानी है। तो जो हमारी हेड होती है वो सराउंडेड क्या होती है? चारों तरफ सराउंडेड होती है वो पानी से। और उसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है होना, वो है पानी को प्यार करना। मतलब सेल का जो हेड स्ट्रक्चर होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। मतलब क्या होता है मैम? वो हाइड्रोफिलिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर है सेल का। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, इसलिए ये अलाउ करता है पानी के ट्रांसपोर्ट को सेल के अंदर आना। और सिमिलरली अगर हम टेल पे देखें तो जो टेल होती है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था? वो होती है फैटी एसिड, लिपिड। मतलब वो होता है ऑयल, तेल। तो सपोज अगर मैंने तेल को पानी में मिलाया तो वो मिल पाता है? नहीं ना। लेकिन मैंने पानी को पानी में मिलाया तो वो मिल जाता है। इसलिए जो हमारा हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। मतलब कि वो पानी से प्यार करता है, इसलिए वो पानी के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है बाहर से अंदर आने को। एंड जो हमारी टेल होती है वो होती है फैटी एसिड, तेल से। तो वो तेल कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता, इसलिए वाटर कभी भी हमारे इस टेल एंड से अंदर नहीं आ सकता। इसलिए इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक।
मतलब जो हमारा टेल होता है वो होता है ऑयल, फैटी एसिड, वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होता और वो कभी भी पानी को अपने अंदर नहीं आने देता। ठीक है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि अगर सेल का एक स्ट्रक्चर है, उसके बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है, अगर पूरा पानी सेल के अंदर आ जाए तो सेल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डिसफंक्शन हो जाएगा। इसलिए हमने टेल एंड रखा ताकि वो सारा पानी अंदर ना आ पाए और सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। अब अगर मैंने पानी में ऑयल का एक ड्रॉपलेट डाला तो क्या वो मिक्स हो पाएगा? नहीं। लेकिन मैंने एक और ड्रॉपलेट पानी का ऑयल का डाला तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसलिए इसको जब हमने दूसरे एंड पे देखा तो देखा कि टेल हमेशा टेल के साथ रहती है, मतलब तेल जो था हमारा वो तेल के साथ है। ठीक है, ऑयली जो पार्ट है वो ऑयल के साथ ही मिल पाएगा, ऑयल कभी भी पानी के साथ नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो टेल है वो दोनों बहनें हैं, वो दोनों आपस में रहती हैं। ठीक है, तो टेल को हमने रखा टेल के साथ। ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड है, इसको हमने रखा बाहर की तरफ। अब अगर मैं इनका ऑर्गेनाइजेशन रिवर्स कर दूं, मतलब उल्टा कर दूं और टेल को ऐसे कर दूं और हेड को ऐसे कर दूं, तो क्या हमारा पानी आ पाएगा? हमें ये भी तो नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही पानी ना आ पाए या गैसेस ना आ पाए या कुछ भी ना आ पाए। अगर ऐसा होगा तो मतलब क्या होगा कि हमारा सेल तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो न्यूट्रिएंट्स अंदर आ पा रहे हैं, ना तो गैसेस का एक्सचेंज हो पा रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए। इसलिए हेड का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर, क्योंकि वो पॉसिबल क्या करवाता है? एक्सचेंज का। लेकिन मेंटेन भी करना भी तो इंपॉर्टेंट है, तो मेंटेन करती है हमारी टेल एंड। वो डिसाइड करती है, वो एकदम खड़ूस वाली आंटी होती है, वो डिसाइड करती है कि मैं क्या अंदर आने दूंगी, मैं क्या अंदर नहीं आने दूंगी। ठीक है, तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसी को ही अगर मैं आपको क्लियरली समझाने के लिए बताऊं तो ये है मेरा सेल। यहाँ पे बहुत लाइन से एक ऐसे हेड अरेंज रहते हैं जो मेरे फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पे दूसरी लेयर, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा हेड एंड, ये है मेरी टेल, इसकी पूंछ, समझ गए? तो यहाँ पे ऐसे ये अरेंज रहता है और ये एक पूरे में ऐसे रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर। इसके बाहर भी पानी रहता है, उसको मैं कहती हूं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और इसके अंदर भी पानी रहता है जिसको मैं कहती हूं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है बच्चों, तो ये है पूरी अरेंजमेंट मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब हम देखते हैं इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 4 चीजों से मिलके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। कौन सी हैं वो 4 चीजें? सबसे पहले हमारे प्रोटीन्स जो थे 52%, लिपिड्स 40%, कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कौन से हैं वो? ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल, इसको एम्बेडेड भी कह सकते हो आप, और दूसरे आते हैं हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब? इंटीग्रल प्रोटीन्स जो रहते हैं वो हमारी सेल के अंदर एकदम टाइटली पैक्ड है, मतलब वो सेल से एकदम चिपके हुए हैं, एकदम ना टाइटली पैक्ड है कि यहाँ पे भी मेरी लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पे भी लिपिड बाइलेयर है, मैं एकदम बीच में फंसी हुई हूं। तो वो है मेरे इंटीग्रल या इंटीग्रेट या एम्बेडेड प्रोटीन्स। दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, मतलब वो ऊपर बस चिपके होते हैं। इंटीग्रल और एम्बेडेड प्रोटीन्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, वो होते हैं पार्शियली या कंप्लीटली एम्बेडेड। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूं। तो ये यहां मैंने बनाया मेरा हेड एंड जो था मेरा फॉस्फेट ग्रुप, लिपिड बाइलेयर का अरेंजमेंट।
ये है मेरा टेल, ठीक है। इधर क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। यहां है मेरा साइटोप्लाज्म। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूं कि जो प्रोटीन्स एकदम बीच में, क्या बीच में एम्बेडेड है, मतलब एकदम चिपके हुए हैं, वो दोनों लेयर के एकदम बीच में, वो मूव नहीं कर सकते, तो वो है मेरे क्या, इसको मैं क्या बोलती हूं, एम्बेडेड या इंटीग्रल प्रोटीन्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, इंटीग्रल प्रोटीन्स। उसी तरह अगर मेरे प्रोटीन्स यहां पर ऊपर की तरफ हैं तो इनको मैं कहती हूं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। इनको मैं क्या कहती हूं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। अगर मेरे इंटीग्रल प्रोटीन्स आधी सरफेस में ही सिर्फ एम्बेडेड हैं तो इनको मैं कहते हैं पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स। और यही अगर फुली पूरे हमारी लिपिड लेयर में रहते हैं तो इनको मैं कहती हूं कंप्लीटली एम्बेडेड या इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब बच्चों प्रोटीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रोल में प्ले करते हैं हमारी, इसमें सबसे पहला जो रोल रहता है उनका वो रहता है ट्रांसपोर्ट का। तो प्रोटीन क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी लेयर से कोई भी ट्रांसपोर्ट का आना, मतलब अगर गैस का आना या ऑक्सीजन का आना या वाटर का आना, तो प्रोटीन्स हेल्प करते हैं हमें ट्रांसपोर्ट में। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन का सेल अडहेशन का। तो क्या होता है बच्चों सेल अडहेशन, मतलब मेरे प्रोटीन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एकदम टाइटली बॉन्ड करके रखा है एक दूसरे से, एक सेल को दूसरी सेल से एकदम चिपका के रखा है, एकदम जोड़ के रखा है। तो ये जो होते हैं ना, ये हमारी जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, कि जो पूरे फैमिली को जोड़ के रखती है, तो ये वही है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या काम करती हैं, ये पूरे हमारी सेल अडहेशन, जो सेल होती है उनको आपस में मिला के रखती है। तीसरा काम होता है उसका सेल सिग्नलिंग, मतलब ये क्या काम करती है, ये हेल्प करती है हमारी सेल को बाहर की सेल से कांटेक्ट करने में और ये बताने में कि हमारी सेल के अंदर क्या कमी है, उसको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका जो ये प्ले करती है। इसके बाद हमने देखा था, ठीक है, तो ये हो गए प्रोटीन। प्रोटीन के हमने दो टाइप पढ़े थे, जो थे हमारे एक तो थे इंटीग्रल और कंप्लीटली एम्बेडेड, पार्शियली एम्बेडेड, और दूसरा हमने पढ़ा था हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब हम आते हैं लिपिड्स पे, ठीक है। तो सेकंड आते हैं हम लिपिड्स पे। लिपिड्स कितने थे बच्चों, लिपिड्स हमारी बायलेयर में थे 40%। तो ये होते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड, मेनली ये होते हैं फॉस्फोलिपिड। एक और लिपिड्स पाए जाते हैं हमारी बायलेयर में जिसको कहते हैं स्फिंगोलिपिड्स, बट वो थोड़े कम अमाउंट में रहते हैं। फॉस्फोलिपिड मेजर बल्क फॉर्म करते हैं हमारी लिपिड का। तो जो फॉस्फोलिपिड है इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ही था, ये होता है मेरा हेड एंड और ये होता है मेरा टेल एंड। इसका मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों होता है इसका अरेंजमेंट, क्योंकि ये जो हमारा हेड होता है इसको स्विमिंग करना बहुत पसंद होता है, एकदम पानी के बीचों बीच रहता है, ये हेल्प करता है पानी का ट्रांसपोर्ट। और जो टेल एंड होती है एकदम खड़ूस वाली आंटी होती है, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि सब चीजें सेल के अंदर आए और सेल के बाहर जाए। तो ये जो रहता है ये पानी के ट्रांसपोर्ट को नहीं आने देता। क्यों, क्योंकि ये फैटी एसिड से बना है और ये कभी भी तेल पानी में नहीं मिक्स हो सकता। तो जो हमारी टेल एंड होती है वो कभी भी पानी को मिक्स नहीं होने देगी। इससे हमारी सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है और सेल का स्ट्रक्चर भी।
ठीक है, तो ये था हमारे लिपिड्स के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहां मैं वापस से अपनी लिपिड बाइलेयर बना लेती हूं। तो ये है मेरी लिपिड बाइलेयर। ये है मेरा टेल एंड, यहां पे भी है मेरा टेल एंड। ठीक है बच्चों, और यहां पे मैंने आपको बताया था ये है मेरे इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, ये है मेरे पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स अगर मेरे डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल पे, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली अटैच्ड है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे, तो इनको मैं क्या कहती हूं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या कहती हूं? ग्लाइकोप्रोटीन्स। बच्चों बायो में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही हम समझ पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो अगर मेरे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोटीन को अटैच्ड है तो उसको मैं कहती हूं ग्लाइकोप्रोटीन। एंड सिमिलरली अगर वो मेरे लिपिड को अटैच्ड है तो उसको मैं कहूंगी ग्लाइकोलिपिड। समझ गए? ये है मेरे इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये है मेरे पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये था मेरा फॉस्फेट एंड, ये था मेरा टेल एंड। मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स अगर डायरेक्टली अटैच्ड रहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल को तो उनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, एंड अगर वो टेल एंड पे अटैच्ड रहते हैं तो उनको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। अब इसका क्या फंक्शन है? ये पूरे क्यों अरेंज होते हैं? ये बहुत जो हमारे ग्लाइकोप्रोटीन रहते हैं, इसको ब्लैक से लिख लेती हूं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियरली दिखे। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो रहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, वो है सेल सिग्नलिंग। अभी मैंने बताया था आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले करती है, और ये मेनली करते हैं हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। मतलब ये मेरी सेल के यहाँ पे मैंने आपको बताया था है ये हमारा प्रोटीन है, ये थे मेरे ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पे अटैच थे मेरे ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ये ग्लाइकोलिपिड। ये क्या करते हैं? ये बाहर के जो सेल हैं इनको रिकॉग्नाइज करते हैं सेल्फ और फॉरेन एंटीजन में। मतलब ये एकदम वॉचमैन चौकीदार होते हैं। जैसे हमारे सोल्जर्स क्या होते हैं? सोल्जर्स हमारी बॉर्डर पे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं आजू बाजू की कंट्री से। कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा मेरे लिए एंटीजन है, कौन सा मेरे लिए नहीं ठीक है। तो सिमिलरली हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स एकदम उनकी सरफेस के ऊपर रहते हैं। इनके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं इनके पास? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा सेल, कौन सा सब्सटेंस हमारी सेल के लिए बेनिफिशियल है तो उसको अंदर आने देते हैं, कौन सा सेल नहीं है तो उसको वही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये वॉचमैन या ये गार्ड का काम करते हैं, और ये सिग्नल करते हैं सेल को ये बताने के लिए कि कौन सा ठीक है और कौन सा नहीं है। तो ये हो गए हमारे कार्बोहाइड्रेट। फिर आते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल। मैं एक और बार डायग्राम बना देती हूँ, इससे क्लियरली हो जाए, समझ आ जाएगा आपको। तो ये था मेरा फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ थे मेरे टेल, बीच में थे मेरे इंटीग्रल प्रोटीन्स, यहाँ थे मेरे पेरिफेरल प्रोटीन्स, और इसी की तरह यहाँ होते हैं मेरे ऐसे इधर बीच बीच में अटैच्ड होते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है बच्चों? क्यों है ये? कोलेस्ट्रॉल
हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड की तरह है, मतलब वो डायनामिक इन नेचर है, वो है ना ऐसे ऐसे मूव करती है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल उसको रिजिडी, मतलब हमारी बॉडी को रिजिडिटी बैकबोन देती है ना, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर कोई रिजिडिटी देता है तो वो है मेरा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल जो रहता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मेरी जो दोनों मेम्ब्रेन है वो आपस में चिपके ना। ठीक है, अगर सपोज बहुत ठंड हो रही है, ठंड में क्या होता है, हमारी जो बॉडी का सेल का जो जितना भी वाटर कंटेंट है वो सेल के बाहर चला जाता है। इससे क्या होगा, मेरी दोनों सेल आपस में चिपक जाएंगी, उससे क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या काम करती है, एक एंड से इसको दूर करेगी और दूसरे एंड से इसको दूर करेगी। बेसिकली ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप्स को आपस में जुड़ने नहीं देगी, ये दोनों को नहीं जुड़ने देगी, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, उसका एक रिजिडिटी, उसका एक स्ट्रक्चर। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देना। तो ये था स्ट्रक्चर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब हम थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों, इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सराउंड्स अस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है क्या सेल के अंदर आ सकता है और क्या सेल के अंदर नहीं आ सकता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूजफुल फॉर डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस लाइक सेल डिविजन, सेल ग्रोथ, सेल सिक्रीशंस एंड एंडोसाइटोसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया था, हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले हमने देखा था किसमें, आरबीसी में। आरबीसी में देखा था, और आरबीसी में 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने पहला मॉडल दिया था जो था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। उनमें उन्होंने कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक ओशन की तरह है, और इसके ऊपर जो प्रोटीन्स हैं वो एक आइसबर्ग की तरह फ्लोट कर रहे हैं। इसको डायग्राम से और क्लियरली समझते हैं हम कि ये है मेरी क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉस्फेट एंड, ये था मेरा टेल एंड, मैंने आपको बताया था ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दिस इज इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और ये जो है मेरे प्रोटीन्स हैं, ये मेरे प्रोटीन्स हैं। तो दिस इज लाइक एन ओशन, एंड इसके ऊपर जो प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं दैट इज लाइक एन आइसबर्ग। तो ये मॉडल दिया था मेरे सिंगर एंड निकोलसन ने इन 1972। ठीक है, दिस इज एनसीईआरटी डायग्राम, इसको थोड़ा क्लियरली देख लेते हैं। ये है मेरे ग्लाइकोप्रोटीन्स, मैंने आपको बताया था अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल प्रोटीन पे अटैच है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, एंड अगर वो लिपिड पे अटैच है तो उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन सेल के अंदर एम्बेडेड रहते हैं उनको कहते हैं इंटीग्रेटेड, सेल के बाहर जो रहते हैं उनको कहते हैं पेरिफेरल। ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। फंक्शन, तो फंक्शन में आने से पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है हमारी सेल के अंदर क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। बेसिकली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप ऑफ कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरीकों से चीजें अंदर आ सकती हैं। इनको हम डिवाइड करते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक है मेरा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
क्या है ये? पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब मेरे सेल के अंदर कुछ भी चीज आ सकती है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है। एक मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर आ सकता है विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों? ट्रांसपोर्ट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अगेन दो टाइप के होते हैं। ये रहा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं बच्चों, ये सब कुछ नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, इनको हम कहते हैं सिंपल या फैसिलिटेटेड। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है। ये मेरी वो इको फ्रेंडली गाड़ी है जिसको पेट्रोल की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी चीज अंदर आ सकती है, उसको एनर्जी या एटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। सिंपल का एग्जाम्पल होता है हमारा डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब ये मेरा सेल है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है लेकिन वो डायरेक्टली एक अंदर सेल में चला जाएगा, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूं मैं। ठीक है, तो ये था मेरा सिंपल डिफ्यूजन। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कौन सी गैसेस? ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है हमारा एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मतलब ये मेरी सेल है, ठीक है, ये मेरी ब्लड वेसल्स है। यहां से क्या आया? यहां से ऑक्सीजन आया। कहाँ आया? मेरी सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है? भरपूर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है। वो क्या हुआ? वो ब्रोकन डाउन हुआ, C6H12O6 ब्रोकन डाउन हुआ। उसने क्या रिलीज करा? उसने CO2 को रिलीज करा, और CO2 कहाँ गया? वापस सेल के और सेल से बाहर। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इस पूरे को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो रहता है वो होता है सिंपल डिफ्यूजन से। मतलब कोई भी गैस अब मेरी सेल के अंदर आ सकती है, इजीली आ सकती है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो वो है एग्जांपल ऑफ माय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब मैं आती हूं दूसरे पार्ट पे, पैसिव के दूसरे टाइप पे, जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब अभी भी एनर्जी की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे रास्ते बंद है, मेरे रास्ते में बहुत ही स्टॉपेज है, बहुत ही हर्डल्स है, मतलब मैं पार ही नहीं कर पा रही। तो मुझे किसी चीज का सहारा चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए होगी ताकि मैं रास्ता क्लियर कर सकूं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, बट उनका ना ट्रैफिक जैम हो चुका है, उस गाड़ी को उस ट्रैफिक से निकलना है। उस ट्रैफिक से निकलने के लिए जैसे हम लोगों को गार्ड्स की जरूरत होती है, हम लोगों को सिग्नल में पुलिस की जरूरत होती है ताकि वो रास्ता क्लियर कर सकें, वैसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हम लोगों को प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो वो होते हैं हमारे चैनल प्रोटीन्स और
कैरियर प्रोटीन्स। क्या होते हैं बच्चों ये? तो बेसिकली यहां पे मैंने डायग्राम बना के आपको बता रही हूं। ये है मेरा फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा मेरा टेल एंड, ठीक है। इसके बीच में मैं बना देती हूं एक चैनल। अब क्या हुआ, अब मुझे किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना हो तो मैं इजीली थ्रू चैनल अपने आ सकती हूं। मतलब यहां पे था ट्रैफिक जैम, ये था हर्डल, ये पार नहीं करने दे रहा था मेरे सब्सटेंस को। मैंने यहां पे एक चैनल क्रिएट करा और अब मेरा जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस है वो पार हो सकता है उस चैनल के थ्रू। तो इसको मैं कहती हूं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन थ्रू चैनल प्रोटीन्स। उसी तरह हमारे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं कुछ इस तरह। मतलब ठीक है, तो ये रहे मेरे लिपिड बाइलेयर, ये रहा मेरा टेल एंड। अब तक तो आपको ये डायग्राम रट जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। और यहां पे बनाती हूं मैं मेरे कैरियर प्रोटीन्स। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं कैरियर। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल से अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है। तो मैंने देखा फैसिलिटेटेड का चैनल और कैरियर प्रोटीन। चैनल प्रोटीन का एग्जाम्पल है बच्चों, सबसे पहला वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या होता है बच्चों, जो पानी रहता है वो इजीली आ सकता है, सारा अमाउंट ऑफ वाटर। ये रहा मेरा लिपिड बाइलेयर, यहां से मेरा जो वाटर है वो इजीली आ सकता है। मतलब वाटर इजीली आ सकता है लेकिन वो बहुत स्लो होता है। मतलब जो वाटर का डिफ्यूजन होता है वो बहुत स्लो होता है कि धीरे धीरे वो आएगा। फिर जो हमारी खड़ूस आंटी है हमारी लिपिड, वो आधे को तो आने देगी नहीं, वो पास ही नहीं करने देगी। इसलिए उसको थोड़ा इजी और फास्ट बनाने के लिए हमने मदद ली मेरे चैनल प्रोटीन की। हमने यहाँ क्रिएट करा एक चैनल। अब मेरा जो प्रोटीन वाटर मॉलिक्यूल है वो इजीली पास हो जाएगा। ये जो वाटर चैनल जो है इसको मैं कहती हूं एक्वापोरिन। क्या कहती हूं इसको? एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन क्या है? ये वाटर चैनल है, बेसिकली प्रोटीन है जो हेल्प कर रहा है मेरे वाटर मॉलिक्यूल को लिपिड बाइलेयर को पास करने में, ठीक है। मैं थोड़ा इसको क्लियरली ड्रॉ कर देती हूं आपके लिए। तो ये था मेरा लिपिड बाइलेयर, और यहां पे मैं दूसरा ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। मैं आपको एक में ही दोनों एग्जाम्पल समझा देती हूँ। यहाँ पे है मेरे चैनल और ये बनता है, ये जो मेरा एक्वापोरिन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 एक्वापोरिन के चैनल्स जब हम मिलाते हैं तब जाके एक एक्वापोरिन का चैनल बनता है। तो जो एक्वापोरिन होता है वो कैसे बनता है बच्चों? 8 कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। 8 कंपोनेंट से बनता है। ये क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करता है मेरा वाटर का ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह हमारी सेल में कौन से चैनल्स होते हैं? आयन चैनल्स होते हैं। तो ये क्या हेल्प करते हैं? सेल के बाद पोटेशियम, सोडियम या इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। इनके लिए हमारे पास
और एडवांस्ड में भी चैनल हैं, बट कुछ अमाउंट ऑफ आयंस और भी आयंस हमारे आयन चैनल से पास कर सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे चैनल टाइप ऑफ। अब इसी के साथ मैं आती हूं मेरे जो दूसरा टाइप था वो था कैरियर प्रोटीन्स पे। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूं। ये थे मेरे लिपिड बाइलेयर, ये रहा मेरा टेल एंड, इस यहाँ ही पे होते हैं मेरे ठीक है, यहीं पे होते हैं मेरे ऐसे। समझ में आया? ये देखो, तो ये क्या है? मेरे कैरियर प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं बच्चों, यहां पे एक कोई मॉलिक्यूल आया, ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। कैरियर प्रोटीन्स उसके लिए यूज होते हैं जब हमें कार्बोहाइड्रेट या बहुत बड़ा मॉलिक्यूल पास करना होता है, क्योंकि हमारा जो साइटोप्लाज्म है सेल, दैट इज रिच इन ग्लूकोज अबंडेंस में चाहिए रहता है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। ग्लूकोज को ही ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन्स काम आते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल को भेजने के लिए, क्योंकि वो है ना एक बहुत ही मोटा सा हट्टा कट्टा इंसान है, वो ऐसे चल के नहीं जा सकता, उसको एक स्पेस चाहिए। तो बेसिकली कैरियर प्रोटीन क्या करते हैं, यहां से लेते हैं हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और यहां से उसको भेजते हैं अंदर, क्योंकि हमें ग्लूकोज तो चाहिए कहाँ, सेल के अंदर। तो बाहर से लेते हैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कहां से आता है बच्चों, वो आता है ब्लड वेसल से। मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड वापस चला जाता है और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है वो कहां आ जाता है, सेल के अंदर। तो कैरियर प्रोटीन क्या काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या बड़े मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट में। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज GLUT4। तो GLUT4 इज द कैरियर प्रोटीन विच हेल्प्स ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो इसलिए अच्छे से देखो GLUT4 क्या है, ये कैरियर प्रोटीन है जो किसका ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, हमें कार्बोहाइड्रेट के। अब इसी को ही डायग्राम से थोड़ा अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं। यहां मैंने आपको बताया था कि ये था मेरा प्रोटीन चैनल, मतलब यहां से क्या वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और ये थे मेरे कैरियर प्रोटीन जो था GLUT4, और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था मेरे कार्बोहाइड्रेट जैसे बड़े मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये डायग्राम हो गया, ये मैंने आपको बताया था कि चैनल प्रोटीन एक और चीजों में काम आता है, वो है आयंस का, तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम का। इसके लिए अलग से एक एडवांस चैनल है, बट कुछ अमाउंट ऑफ हमारे इस आयन चैनल से भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो ये था मेरा पैसिव ट्रांसपोर्ट, थोड़ा समराइज कर लेती हूं मैं इसे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, मतलब मेरे सेल से कुछ भी आ सकता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में हमने पढ़ा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, तो जब भी गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन से। फैसिलिटेटेड में मैंने पढ़े चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स मैंने पढ़ा एक्वापोरिन, जो किसके लिए काम होता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में, एंड कैरियर प्रोटीन जो होता है GLUT4, कार्बोहाइड्रेट जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा जो टाइप था वो था मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब अब मुझे एनर्जी की जरूरत चाहिए, मुझे एक्सपेंडिचर करना है मेरी एनर्जी का, एटीपी चाहिए मुझे ट्रांसपोर्ट होने में। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कोई चीज भेज रही हूं। मतलब अगर मैंने अपना कोई भी सपोज R ग्लास लिया,
अगर एक आर ग्लास है उसको मैंने नॉर्मल रखा तो वो धीरे 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 आ जाता है। तो ये तो था मेरा पैसिव डिफ्यूजन। मैं बीच में कोई ब्लॉक कर दूं, मैं कोई ब्लॉकेट कर दूं एंड अब मुझे, और मैं रिवर्स ना करूं एंड मुझे नीचे के पार्टिकल्स को ऊपर के कंपार्टमेंट में भेजना है, मतलब कोई भी चीज मुझे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन भेजना है तो तब मुझे एनर्जी की जरूरत होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ट्रांसपोर्ट विथ द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। मतलब मैं कोई भी ट्रांसपोर्ट कर रही हूं, मुझे एनर्जी की जरूरत है। मैं एनर्जी के बिना वो चीज सेल के अंदर नहीं ला सकती। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मुझे एनर्जी चाहिए। अब मैं इसी को ही बच्चों एक क्लियर साइड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये था मेरे लिपिड बाइलेयर, यहां पे है मेरा सोडियम पोटेशियम का चैनल, ठीक है। ये था मेरा लिपिड लेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इसमें कि पोटेशियम जो रहता है वो हमारे साइटोप्लाज्म में ज्यादा रहता है और सोडियम जो रहता है वो सेल के बाहर, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा रहता है। तो मैंने क्या बताया, पोटेशियम जो रहता है वो सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में ज्यादा रहता है और सोडियम जो रहता है वो सेल के बाहर मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा रहता है। इसी के साथ अगर मुझे सोडियम को पोटेशियम में नीचे साइटोप्लाज्म में भेजना है तो वो चला जाएगा इजीली। मतलब सोडियम अगर मुझे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में भेजना है तो वो इजीली चला जाएगा। उसी की तरह अगर मुझे पोटेशियम को हाई कॉन्सेंट्रेशन से भेजना है लो कॉन्सेंट्रेशन में तो वो भी चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे सोडियम को जहां मेरा अबंडेंट है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में भेजना है, वहां मुझे एनर्जी की जरूरत है। मैं विदाउट एनर्जी अपने सोडियम को लो से हाई में नहीं भेज, पोटेशियम को लो से हाई में नहीं भेज सकती। मुझे उसमें एटीपी की जरूरत है। एक एटीपी की वजह से मैं 3 सोडियम को अपनी सेल के बाहर भेज सकती हूं और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर भेज सकती हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं बच्चों। ये मेरी सेल है, मैंने बताया सोडियम कहाँ है, सेल के बाहर ज्यादा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलरली ज्यादा है। पोटेशियम कहाँ है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ज्यादा है। ये था मेरा एक चैनल, ठीक है। अब मुझे एक एटीपी चाहिए, मतलब मुझे एनर्जी खर्च करनी है। मुझे एनर्जी को एक एटीपी को चाहिए, तभी मैं ये पॉसिबल कर पाऊंगी। एक एटीपी की वजह से जो 3 सोडियम है वो मैं सेल के बाहर भेज सकती हूँ और उसी के एक एटीपी की वजह से मैं सेल के अंदर 2 पोटेशियम भेज सकती हूँ। अगर ये क्यों हुआ, क्योंकि मुझे अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सेम होता तो मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरे जो सोडियम है आयंस हैं वो सेल के बाहर ऑलरेडी ज्यादा हैं। मुझे सेल के बाहर सोडियम को भेजना है, मतलब मुझे कम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में भेजना है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के बाहर कम है, मुझे उसको अंदर भेजना है तो मुझे एनर्जी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि एक एटीपी से 3 सोडियम बाहर जा सकते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ सकते हैं।
इसको अच्छे से एक वीडियो के फॉर्म में समझते हैं हम। देखो बच्चों, यहां मेरे आ गए पोटेशियम, ये गए सेल के अंदर, ये सोडियम, ये सेल के बाहर। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज्यादा था? सेल के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था और सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजा, इसलिए मुझे एटीपी की जरूरत पड़ी। मैंने एक एटीपी ली, एटीपी को खर्च करा। अब मेरे जो ये 3 सोडियम आ रहे हैं ये सेल के बाहर चले जाएंगे, 2 पोटेशियम आ रहे हैं ये सेल के अंदर आ जाएंगे। 2 पोटेशियम और ये मेरे 3 सोडियम आयन विद द हेल्प ऑफ 1 एटीपी। तो ये था मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मुझे जरूरत क्या पड़ी? एनर्जी की। अब आप समझ गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों उसका सेल सिग्नलिंग, जो मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं क्या चीज फॉरेन है और क्या चीज हमारे सेल की खुद की है, क्या अंदर आना चाहिए और क्या अंदर नहीं आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्ले करती है। किसके लिए? इम्यूनिटी के लिए। एंड इसी के साथ खत्म होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, कैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, क्या डिफरेंस रहता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव का। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।